बताओ मुझे, पहले तो इंस्टीट्यूट्स का होमवर्क आ जाता है घर आके बच्चों ने फिर होमवर्क करना है। बच्चों के पास टाइम कहाँ है? बच्चों के पास टाइम की कमी है, ऐसा नहीं है। पैनिक क्रिएट होता है, दैट कम्स फ्रॉम जो कंपटीशन हमने अपने लिए अपने बच्चों पे थोपा हुआ है कि आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आने चाहिए, कोई एक नंबर कम ना रह जाए। जो बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, अगर आप 2 जगह पे ऑलरेडी जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इतनी इंटीग्रेटेडली इतनी एसिमिलेट हो चुकी है। एनी स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन योर मेथोडोलॉजी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन? 50% से ज़्यादा हमने अपने क्लासरूम को टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया है। अभी और आगे कुछ प्लान्स हैं। हम अपने एक एप्लीकेशन रन करते हैं जिसमें हमारे लिए भी एक और पेरेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा बना हुआ है। हमारे इंडिया में हम फील करते हैं कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो असेसमेंट के लिए इट्स परफेक्ट, और कई कंट्रीज जैसे यूएस में वो असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट में बिलीव करते हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स विदाउट पुलिंग एनी पंचेस। ज़्यादा मुझे पॉजिटिव ही दिखता है, पर हाँ कहीं पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर तरह के बच्चे को एक ही फीड दे रहे हैं। जहाँ दिस इज एन एज ऑफ क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, तो बच्चों को फोकस कैसे कराएं एजुकेशन में? पढ़ने की भी यही एज है और प्यार करने की भी उनकी यही एज है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आर बाउंड टू कम। Hi everyone. Today I sit here not as an academician or a trainer, but a mother of 2 school-going children. And like all parents, I believe that I have first-hand experience कि एक पेरेंट की जो जर्नी होती है अपने बच्चे की एजुकेशनल फील्ड में, वो एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने जैसी होती है। बट देयर इज अ ट्विस्ट। वो रूबिक्स क्यूब जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, हम ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं। एंड आई जस्ट हॉप्ड ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी टुडे क्योंकि एवरी पेरेंट who wants to ace the parenting game, या every student who wants to turn his education journey into adventure should listen to this conversation today. This conversation is enlightening as well as entertaining. Trust me on it, because we have none other than the best in the field, the owner of Vidya Wings, Sachin sir, with us. Sir, your institute provides not only academic excellence, but I feel एक holistic development बच्चों के लिए, right? हम पेरेंट्स को और स्पेशली मदर्स को ये लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है अपने बच्चों के साथ, वो एक पॉइंट पे हैम्पर करता है, और वो पता है क्या है? पढ़ाई। एक रैपो बनानी अपने बच्चे के साथ इतनी कोशिश करते हैं, बट जब वो पढ़ाई की टर्न आती है, वो टॉपिक आता है ना, वहां वो सारी खराब हो जाती है। आपको कैसे लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एज अ ट्यूटर आपके लिए अपने बच्चों के साथ एक रैपो बनाना, पर्सनल रैपो बनाना, ताकि आप उनको एक ट्रस्टवर्दी और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सको पढ़ने के लिए? First of all, thank you for having me here. This question is really like very close to my heart because I love making good bonds with my children, and that is the main reason I could dive into this field with very positive and very high energy. बच्चों के साथ रिलेशंस बनाना, ये शायद पहले जब मैं छोटा था तो अपने टीचर्स के साथ थोड़ा सा मैं भी मिस करता था। सो दैट वॉज द इंस्टिंक्ट कि वहीं से मुझे लगता था कि जब मैं एजुकेशन में आया हूँ, सो ये जो बॉन्ड मिसिंग है, अगर मैं उसको फिल कर दूँ, उस गैप को फिल कर दूँ, तो मेरे ख्याल से बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग हाई पोटेंशियल्स इन देम। और वो हम देखते हैं जब बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे जब कुछ अचीव करते हैं। सो ये बॉन्ड बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक मदर का अपने बच्चे को परवरिश करना। क्लासरूम्स के अंदर when I go and teach them, so only academics is never in my mind. I always look कि बच्चों के साथ मैं उनकी खुशी में खुश कैसे हो सकता हूँ, और उनको जब वो कभी सैड हैं तो मैं उनको बैकअप या उनको बकअप कैसे कर सकता हूँ। So I always think on this, and I think my students, they share a very good relation with me, and this is what I can tell everybody कि कोई भी टीचर हो, वो अपने बच्चों के साथ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कराने पे ध्यान देने की बजाय उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि वो खुल के बात कर पाएंगे आपके साथ, और वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ज़्यादा टाइम आज की डेट में बच्चे पढ़ाई के साथ ही रहते हैं, तो टीचर का एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एज अ मदर मैं वाउच करती हूँ कि अगर मेरे बच्चे को उसका ट्यूटर वैल्यूड फील कराएगा और इम्पोर्टेंट फील कराएगा, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट, क्योंकि अगर वो वैल्यूड और इम्पोर्टेंट फील करेगा तभी वो उसको सुनेगा और उसके ऊपर वर्क करेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं टोटली अग्री करती हूँ इस चीज़ के लिए। मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता क्या होता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। चिल्ड्रन दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस।
हाउ डू यू ट्राई टू मेक लर्निंग जो है एक बच्चे के लिए एक एक्सपीरियंस बनाना या उनको एक गुड लर्नर्स बनाना, बिकॉज हर बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी या उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में एक जैसा नहीं होता. सो आप कोई पर्सनल स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हो या कुछ कोई अपनी मैजिकल सी कोई कॉन्कॉक्शन सी आपने बनाई हुई है जो बच्चे लर्निंग में इतने अच्छे नहीं होते या उनके लिए इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कैसे बैकअप करते हो या पुशअप करते हो कि वो पढ़ पाए? आपने कहा कि हर बच्चा जो है डिफरेंट है, हर बच्चा डिफरेंट है लेकिन हर बच्चा खास है. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक बच्चे के लिए वी कैन नॉट कस्टमाइज एवरी टाइम इन द क्लासरूम, बट येस एज अ टीचर वी कीप एन आई ऑन एवरी चाइल्ड कि वो बच्चा क्लास में खुशी से सुन रहा है या वो आज बिल्कुल चुप है या आज वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. सो वी कीप एन आई ऑन देम एंड व्हेन वी कम टू नो कि एवरीथिंग इज गुड और समथिंग इज गोइंग कि हमें लग रहा है कि हमें इंटरवीन करना चाहिए, सो हम थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं बच्चों के साथ. जो अभी अभी मैंने आपको बताया हम रिलेशंस बना के रखते हैं, तो हम अपनी क्लासेस में मैजिकल क्या करने की कोशिश करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंटली ICC विच आई पर्सनली फील, हम उनके इंटरेस्ट के ऊपर काम करते हैं. हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बच्चों का पहले इंटरेस्ट डेवलप करें, और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम अपने कंसेप्ट को बहुत लाइवली वे में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके, एंड देन वी वर्क ऑन बूस्टिंग देयर कॉन्फिडेंस. सो ICC एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी भी स्टूडेंट में वो बूस्ट की जाए, इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस, तो हम किसी भी स्टूडेंट को, मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा वीक नहीं होता है. डिफिकल्ट होते हैं कुछ बच्चे, वो सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, और वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेरेंटिंग में भी थोड़ा फर्क रह जाता है. पेरेंट्स भी आजकल काफ़ी बिजी रहते हैं, तो टीचर्स भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं. वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, एंड यही हमारी मेन एक हमारे लिए भी चैलेंज रहता है कि हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज लगा के बच्चों को हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जैसे मर्जी माहौल में आए, लेकिन जब जाएं तो एक स्माइल के साथ हमारे इंस्टीट्यूट से जाएं, और हम पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हैं. सो राइटली सेड. एक्चुअली पता है क्या, यूजुअली अब हो क्या गया है, एजुकेशन को एक बच्चे के लिए ना वो फैक्ट्स और फिगर्स लर्न कराने का ही एक सिस्टम बनाया हुआ है, जबकि आई टोटली अग्री विद यू. दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. आई फील ICC की बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप हो, एंड सीरियसली अगर हर ट्यूटर इस तरह से सोचे तो आई फील कि हमारे इंडिया की एजुकेशन यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी. जैसे आपने कहा हर बच्चा, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी वो होती है. मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि इस एज में जहाँ दिस इज एन एज ऑफ क्या कहते हैं ना, डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, तो बच्चों को फोकस कैसे कराएं एजुकेशन में? टाइम उतना ही है, बट फोकस कहाँ से लाएं बच्चों में? एज अ मदर मैं पूछना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में फोकस कर सके, कि चाहे कम पढ़े बट जब पढ़े तो पूरे फोकस के साथ पढ़े. प्लीज उसके लिए हमें गाइड करिए. देखिए, जब हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, स्पेशली जो एज ग्रुप के साथ मैं डील करता हूँ, 9th 10th +1 +2 के बच्चे, सो ये जो एज है कोइंसिडेंटली पढ़ने की भी यही एज है और प्यार करने की भी उनकी यही एज है. तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस आर बाउंड टू कम. कुछ बॉडी में फिजिकल चेंजेस आती हैं, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो बच्चों का डिस्ट्रैक्ट होना स्वाभाविक है. हमारे टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी ने भी उनको एक तरह अपने वश में कर लिया है. सो दैट इज़ अनदर रीज़न, और उसका कारण कोई और नहीं है, बच्चों को हम ही वो चीज़ें दिखाते हैं और वो उनकी तरफ हमें देख देख के उसके बाद अपने पीयर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं. सो वेरी राइटली क्वेश्चन की डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम अपने बच्चों को गाइड करते हैं. हम बच्चों को पूरी तरह से फ़ोन चलाने से कभी रोकते नहीं हैं, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई कि जो उनका इंटरेस्ट है थोड़ा सा तो ज़रूर होना चाहिए दिन में वो प्रैक्टिस, चाहे आप उसको आधा घंटा या 1 घंटा लिमिट कर दीजिए, लेकिन बच्चों को अपना, अगर आप उनको बिल्कुल रोकेंगे तो वो आपसे छुपा के करेंगे. सो छुपा के करने वाली कोई चीज़ हमारी ये कोशिश है. बाकी एक और स्ट्रैटेजी जो हम अप्लाई करते हैं, हम बच्चों को थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मतलब उनके साथ थोड़ा ये डिस्कशंस करते हैं. हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर सरस्वती माता जी की जो प्रतिमा है हमारे इंस्टीट्यूट में, तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं हम अपनी पढ़ाई को, और बच्चों के साथ शुरू में जो कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स होते हैं तो कुछ स्पिरिचुअल टॉक करके उनको फोकस करके फिर उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करते हैं. तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बच्चों में ठहराव आता है और वो ध्यान से पढ़ते हैं. हमारे पास बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और हमारी कोशिश भी है कि अगर शाम को वो हमारे पास स्कूल के बाद पढ़ने आते हैं, सो वी आर वर्किंग ऑन दिस कि उनको घर जाके कम से कम पढ़ना पड़े.
ताकि उनको उनके लिए उनके पास अपने लिए टाइम हो, वो अपने ऊपर भी वो जो करना चाहते हैं वो कर सके। और माँ बाप को मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वक्त उनको रोके ना, रादर आप आज देखिए कि मुझे नहीं लगता माइक्रोसॉफ्ट बनाने में बिल गेट्स के फादर या मदर ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया होगा। अगर बच्चों को खुला छोड़ा जाए तो मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक या इंस्टाग्राम बनाया तो मुझे नहीं लगता उसके फादर या मदर अगर उसको रोक के रखते तो शायद वो ऐसे आइडियाज तक पहुंच पाते। तो जिन बच्चों को आप थोड़ा स्पेस देंगे, आई थिंक दे विल डेफिनेटली, वो धीरे धीरे एज के साथ लर्न करते हैं, सीरियसनेस आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो जो आप एक्ट करेंगे उनके सामने वो वैसे बनने की कोशिश करते हैं। जो सिर्फ आप बताएंगे वो शायद उसको फॉलो ना करें। एक्चुअली बैंग ऑन। बच्चे वो कहते हैं ना, जो आप बोल रहे हो वो सुनने की बजाय जो आप कर रहे हो ना उससे सीखते हैं। सो राइटली सेड। हम एक रोल मॉडल खुद बने, खुद अपने हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मोबाइल्स को साइड पे रखें और बच्चों को टाइम दें अपनी फ्री स्पेस में। टाइम से मुझे आपसे पूछना था कि बच्चों के पास टाइम की कितनी पॉसिबिलिटी है। हमारे होता क्या है, स्कूल से बच्चों को होमवर्क मिलता है, फिर हम बच्चों को भेज देते हैं इंस्टीट्यूट्स में, ट्यूशंस पे, वहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप लोग बताओ मुझे, पहले तो इंस्टीट्यूट्स का होमवर्क आ जाता है, घर आके बच्चों ने फिर होमवर्क करना है। मतलब स्कूल टू इंस्टीट्यूट टू होमवर्क, मतलब डेस्क टू डेस्क टू डेस्क। बच्चों के पास टाइम कहाँ है? तो उसके लिए आप स्पेशली आप एज एन एजुकेटर क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग कि बच्चों के पास टाइम की कमी है ऐसा नहीं है, टाइम पूरा है, लेकिन द थिंग इज़ कि टाइम को सही तरह से ऑर्गेनाइज करना वो एक पेरेंट और टीचर की मिलके एक ड्यूटी है कि बच्चों को समझाया जाए। और दूसरी चीज़, अगर आपको सेम टाइम में ज़्यादा काम करना है और उसमें से टाइम बचाना है तो आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। सो अगर आप स्कूल में बच्चा जा रहा है और वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो अच्छे स्कूल्स की कोशिश होती है कि वो क्लासरूम्स के अंदर ही ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाएं, लर्निंग क्लास में ही हो जाए। और सेम जो अच्छे कोचिंग हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी कोशिश ये रहती है पहले तो कि क्लासरूम के अंदर ही मेजर चंक ऑफ थिंग्स आर डन। मतलब मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि 80% चीज़ें हम क्लास में ही कर दें, कि अब वो घर पे जाके इन चीज़ों को लेके ना बैठें। हाँ, जो मदर्स की पोजेसिवनेस है या जो फादर कभी कभी अपने बच्चों के साथ बैठते हैं वो थोड़ा ओवर पोजेसिवनेस है, और वो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को सारा दिन लेके नहीं बैठेंगे या वो शाम को आके अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हैं, लर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और से पीछे ना रह जाए। तो यहाँ पर जो पैनिक क्रिएट होता है दैट कम्स फ्रॉम जो कंपटीशन हमने अपने लिए अपने बच्चों पे थोपा हुआ है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने चाहिए, कोई एक नंबर कम ना रह जाए। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको पहले कहा कि क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहूँगा कि जो बच्चे कोचिंग्स में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, अगर आप 2 जगह पे ऑलरेडी जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका काम खत्म हो जाना चाहिए। इवन जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हम स्कूल में जब क्लास में हमारे कोई मैथ्स का सम होमवर्क में मिलता था तो कोशिश होती थी कि उसको स्कूल में ख़त्म कर लें, घर जाके कौन होमवर्क करेगा। सो ऐसी चीज़ें बच्चों को सीखनी चाहिए, और कुछ बच्चे करते भी हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चे घर जाने से पहले ही अपना काम खत्म करके मुझे दिखा के भी जाते, सर हमारा होमवर्क हो गया, तो मैं उनको बोलता हूँ जाओ एंजॉय करो। सो वी नीड टू मैनेज दीज एंड बच्चों को ये सिखानी पड़ेंगी चीज़ें। तो कुछ बच्चे कर रहे हैं, उनसे सीख सकते हैं, अपने पीयर से सीखिए। कई बच्चे तो देखो आप सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं वो ना सिर्फ पढ़ाई में टॉप करते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी गोल्ड मेडल लेके आते हैं, वो डांस भी कर रहे हैं, वो रील्स भी बना रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, पार्टीज भी कर रहे हैं, अपने मदर फादर के साथ घूमने भी जाते हैं। बट स्टिल आई रियली लव दोज किड्स हु आर मेंटेनिंग बैलेंस। एंड ऑनेस्टली वो हमारा सब कुछ हमारी तरफ से नहीं है, वो एक बच्चे का और उसके मदर फादर का एक अच्छा टीम वर्क है जो उसको शुरू से सिखाया जा रहा है। सो आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा इन चीज़ों पे ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी बैलेंसिंग करें, हमेशा पढ़ाई के बारे में, हमेशा एकेडमिक्स और सिर्फ मार्क्स के बारे में ना सोचें, दैट ब्रिंग्स मोर प्रेशर। अगर आप बच्चे को थोड़ा छोड़ेंगे, एक आधी बार नंबर कम आएंगे, वो अपने आप, उसको भी प्रेशर है, वो अपने पीयर्स को देखता है, उसकी भी एक रेपुटेशन है, वो अपने आप वर्क करेगा और अपने आप ऊपर आएगा। That's a very good lesson for me as a mother. When I see my child, watching reels, मैं कहूँगी तू स्पोर्ट्स की रील छोड़ दे, you start watching कोई फिजिक्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये चीज़ मेरे लिए एक लेसन है कि बच्चों को थोड़ा सा टाइम अपने लिए देने चाहिए, अपनी एकेडमिक्स के अलावा स्पोर्ट्स में कुछ इंटरेस्ट है, दे बोथ इनटू स्पोर्ट्स, तो वो फिर स्पोर्ट्स रील्स देखें एंड इट्स गुड, आई फील ठीक है। और जहाँ हम रील्स पे आई गए हैं तो हमारा जो एक हॉट बर्निंग टॉपिक है आजकल, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इतनी इंटीग्रेटेडली इतनी एसिमिलेट हो चुकी है, तो any special tips and tricks for using
technology in your methodology of imparting education? Yes, definitely. We are using technology. अभी मतलब 50% से ज़्यादा हमने अपने क्लासरूम को टेक्नोलॉजी बेस कर दिया है. अभी और आगे कुछ प्लान्स हैं, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे बच्चे ग्राफ्स बनाते हैं, सो ग्राफ जब वो पेपर पे प्लॉट करते हैं एक शीट के ऊपर, जो ग्राफ बुक होती है, तो सारे बच्चे पहली बार में उस पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते. बनाते हैं, थोड़ा अच्छा बनता है, कभी ख़राब बनता है, लेकिन कंसेप्ट ट्रेनिंग के लिए टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं. जैसे मैं अपने बच्चों को कुछ सॉफ्टवेयर बताता हूँ. एक डेस्मॉस करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसको जब आप ओपन करते हैं तो आप उस पर अपनी इक्वेशन अगर टाइप करते हैं तो आपको पहले ही वो ग्राफ दिखने लग जाता है, और आपको समझ आना शुरू होता है कि अगर इस तरह की लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा. अगर वो इक्वेशन में आपने पार बढ़ा दिया, x की पावर 2 कर दिया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसका पैराबोला कैसे बनेगा, किस जगह से पास करेगा. तो थोड़ा थोड़ा तो पहले टेक्नोलॉजी में हम सॉफ्टवेयर्स को पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर. दूसरा, हम लोग स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम थोड़ा कलरफुल कर दिया है हमने बच्चों के लिए वर्ल्ड. क्योंकि सिर्फ एक वाइट बोर्ड के ऊपर या एक ग्रीन बोर्ड के ऊपर आप चॉक से लिखते रहेंगे तो काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है. आजकल के बच्चे जो रील्स की दुनिया में पैदा हुए हैं, उनको वीडियोस, उनको इमेजेस, कलरफुल चीज़ें और इंस्टेंट चाहिए. उनको दे वांट कि जल्दी जल्दी दिख जाए, और विजुअलाइज करना चाहते हैं वो चीज़ों को, क्योंकि विजुअल वर्ल्ड में पैदा हुए हैं. सो हम लोग अपने क्लासरूम में लेक्चर्स को इस तरह से बनाते हैं, पहले तैयारी करते हैं उसकी, फिर उनको स्क्रीन्स के ऊपर जब रन करते हैं, सो वी मेक श्योर कि वीडियोस भी उसका पार्ट हों, इमेजेस भी उसका पार्ट हों. जैसे बायोलॉजी में डायग्राम्स हैं, अगर आप उसमें डायग्राम को एक 2D प्लेन में आप डायग्राम दिखा रहे हैं, एक उसी डायग्राम का 3D व्यू आप बच्चों को विजुअलाइज करके दिखा दें, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको समझ पाते हैं और हर एक पार्ट को लेबल करना उसी वक्त सीख जाते हैं. सो टेक्नोलॉजी इज रियल एडवांटेज टू अस एज एन एजुकेटर. सो मैं तो मतलब थैंक्स करता हूँ कि जितना एडवांसमेंट हो रही है, जितने इंजीनियर्स और जितने हमारे टेक्नोलॉजी के लोग इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, वी आर फीलिंग ब्लेस्ड कि हम भी उनके साथ मिलके अपने बच्चों तक उस चीज़ को पहुंचा पा रहे हैं. और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम करते हैं. जैसे हम अपनी एक एप्लीकेशन रन करते हैं, जिसमें हमारे लिए भी एक और पेरेंट के लिए एक सपोर्ट सिस्टम अच्छा बना हुआ है कि एक बच्चा कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है, कितनी असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, कब कर रहा है, कब आया था होमवर्क, उसके बाद उसकी अटेंडेंस कैसी है. तो वो सारी की सारी रिपोर्टिंग सिस्टम इंस्टेंटली वो पेरेंट के हाथ में, उनके मोबाइल में रन करती हैं ऐप्स. तो दीज आर हेल्पिंग अस, not only to us, like to all the schools, to all the institutes who have taken technology as a bin. So grateful कि इंस्टीट्यूट्स ने टेक्नोलॉजी ले लिया, बिकॉज वो 8-10 घंटे बच्चा घर पे वो स्क्रीन देख रहा है, स्क्रोलिंग कर रहा है, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो बैठ के क्लासरूम में आपका वो लेक्चर ऐसे सुनेगा. पॉसिबल ही नहीं है ह्यूमन माइंड के लिए बच्चे के, है ना. आई एम सो ग्रेटफुल कि ये इनकरेज हो रही है कि टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए इंडिया में भी, और जैसे कि बाहर का सिस्टम बना हुआ है. इसमें मैं आपसे बाहर और इंडिया का भी एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. जैसे हर किसी का एक असेसमेंट सिस्टम फ़र्क होता है. हमारे इंडिया में हम फील करते हैं कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो असेसमेंट के लिए इट्स परफेक्ट, और कई कंट्रीज में जैसे यूएस में वो असाइनमेंट बेस्ड असेसमेंट पे बिलीव करते हैं. तो हम डिस्कस कर सकते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स विदाउट पुलिंग एनी पंचेस की. डेफिनेटली. सी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत सालों से एक तरह से चल रहा है, तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन मार्क्स आते हैं. लेकिन अगर आप देखें तो ये जो सिस्टम है, इसमें बच्चों को थोड़ा हार्ड वर्किंग बनाया जाता है, जो मुझे लगता है होना भी चाहिए. क्योंकि हमारे इंडियन बच्चे जो जब पढ़ लिख जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. मतलब वो दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, वो सर्वाइव करेंगे और अच्छा करेंगे और अच्छा ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि उनको मेहनत करने की आदत है. जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, यस थोड़ा सा हम इसको प्रेशर के साथ या स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं. लेकिन मैं कभी कभी याद करता हूँ, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये प्रेशर, स्ट्रेस जैसे वर्ड्स तब होते भी नहीं थे. आजकल ये आए वेस्टर्न कल्चर से ही हैं, लेकिन हमारे सिस्टम में इतना ज़्यादा घुस गए हैं ये वर्ड्स कि हम लोग तो अपनी चीज़ों को एंजॉय करते थे. हमें पता ही नहीं होता प्रेशर क्या है. हम लोग बहुत सारी चीज़ें साथ में भी कर लेते थे. आजकल बच्चों को एग्जामिनेशन के स्ट्रेस और प्रेशर रहते हैं. कई बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर सारा कुछ आता है, लेकिन ना क्वेश्चन पेपर देख के ना सुबह वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं. उसके पेरेंट्स भी आके पीटीएम के बाद बोलते हैं सर सारा आता था पेपर, लेकिन. तो ये जो स्ट्रेस और हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से स्ट्रेस लेते हैं, इतना स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है.
हम अपने बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं कि जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज कि आपने कंसेप्ट पढ़ा और उस कंसेप्ट को एक गेम की तरह लो। जब आप कोई गेम खेलते हैं, मुझे नहीं लगता आपको किसी ट्रेनर की जरूरत होती है, पर यहाँ पर तो आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और जब आप एक कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर चुके हैं तो आप समझ लो कि आपने अब उसके ऊपर एक चैलेंजिंग गेम खेलनी है जो आपके सामने एक रिटन फॉर्म में पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल बिंदास होके आप उसमें जाके आंसरिंग करो, जो आपको समझ में आता है आप उसको। और रोट लर्निंग से थोड़ा परहेज करें, बिकॉज अगर आप रट्टे मार रहे हैं, कुछ स्कूल्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं, कई इंस्टीट्यूशन में भी जो घरों में पढ़ा रहे हैं छोटे छोटे, वो बच्चों को सिर्फ रटाई जा रहे हैं, लाइन टू लाइन रट के ये वो चीज़ें ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। रादर बच्चों को कंसेप्चुअली ट्रेन करने में आप इनकरेज करें और देखिए वो चैलेंजिंग टास्क को में बल्कि कैसे अपीयर करते हैं। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये एक पॉजिटिव है और मैं इसको ज़्यादा मुझे पॉजिटिव ही दिखता है। पर हाँ, कहीं पर एक प्रॉब्लम ये है कि हम हर तरह के बच्चे को एक ही फीड दे रहे हैं, दैट इज समवेयर वी आर लैकिंग। सो वो अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें इन चीज़ों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की गई है। अभी इस साल से इम्प्लीमेंट भी हो रही है, तो बच्चे अपनी अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन चूज कर पाएंगे। सो दैट्स ओके। धीरे धीरे इवॉल्व होने में थोड़ा समय लगा है, बस यही एक पॉइंट था जिसमें एज अ टीचर मैं सोचता हूँ कि ज़रूरत थी चेंज की, तो आ रहा है चेंज। और अगर हम यूएस बेस्ड सिस्टम की बात करें तो यूएस बेस्ड सिस्टम में भी देखो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और हर सिस्टम के जैसे नुकसान होते हैं तो नुकसान भी है। इंडिया में हम लोग बच्चों को स्कूल में एक सेम यूनिफॉर्म बनाते हैं टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन अमंग्स देम। यूएस में ड्रेसिंग बिल्कुल ओपन है, आप कुछ भी पहन के आ सकते हो, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनेशन उस तरह के प्रेशराइज करने वाले नहीं हैं कि आपको, तो प्रेशर बेसिकली आता कहाँ है जब मार्क्स डिस्प्ले किए जाते हैं, पोजीशन डिस्प्ले की जाती है, तो बच्चों को अगर आप मार्क्स को हटा दो वैसे एग्जाम लो तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर वाली बात है। तो वहाँ पर वो जो असाइनमेंट बेस्ड कर रहे हैं उन्होंने बस ये किया हुआ, उन्होंने मार्क्स हटा दिए, असाइनमेंट्स को देखते हैं, अच्छा है तो भी ठीक है, थोड़ा कम अच्छा है तो भी ठीक है। सो बच्चों को प्रमोट कर दिया जाता है। सो ये उनका पॉजिटिव है। सो इससे प्रॉब्लम आगे चल के थोड़ी सी ये आती है कि वो लोग जो है हार्ड वर्क करने में इतना विश्वास नहीं करते हैं और उसको आप रिप्लेस नहीं करते। हार्ड वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस। आपको मेहनत करने की अगर आदत नहीं है तो आप शायद मुझे लगता है सक्सेस का एक सबसे बड़ा मंत्र तो हार्ड वर्क ही रहता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई कितना भी कह दे जी मैं तो जी फाइनेंशियल फ्री हूँ, मैं मेहनत नहीं करता, मैं नहीं मानता इस बात को, चाहे वो किसी और तरह की मेहनत करते हैं पर मेहनत तो करनी पड़ती है। सो मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी गुड, यूएस का सिस्टम भी अच्छा है। और चलिए थोड़ा डिफरेंस रहना भी चाहिए, तभी देखो कल्चर एक्सचेंज भी सीखते हैं लोग, बाहर जाते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, तो अच्छा है हर देश का कल्चर अलग होना चाहिए। कितना अच्छे से ब्यूटीफुली यू एक्सप्लेन, तभी तो मुझे लगता है हम इंडियंस जो है बाहर जाके इतना ब्लॉसम कर पाते हैं, बिकॉज हमारे को इतना वो कहते हैं ना निकाला होता है अच्छे से, घसीट के प्रेशर और ग्राइंड किया होता है, और इंडियंस आर डूइंग सो वेल बाहर की कंपनीज में, वी आर आउटशाइनिंग वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली आई टोटली अग्री विद यू सर। यहाँ देखिए आईआईटी करते हैं बच्चे, नो डाउट आईआईटी करने में बहुत मेहनत लगती है, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स ऑल्सो, लेकिन जो करते हैं और उसके बाद जब वो आगे आउटशाइन करते हैं, जैसे सुंदर पिचाई हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सुंदर पिचाई इज़ वन एग्जांपल, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में जाके एक छाप बनाई है भारत की। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो एजुकेशन की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबसे बड़ा हथियार है जिससे आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा, आपका युद्ध भी सफल हो जाएगा, आप यू विल बी ऑन द विनिंग साइड इफ़ यू आर वेल एजुकेटेड। मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी जा रही है, जो मदर्स और जो बच्चे हैं वो आराम से बैठ गए कंफर्टेबली विद देयर कॉफी टू लिसन टू यू अच्छे से। मतलब इट्स सो एनलाइटनिंग टू फॉर अस टू नो कि हम जो कर्स करते हैं ना अपने एजुकेशन सिस्टम को, हम ये रियलाइज नहीं करते यही एक एजुकेशन सिस्टम है जो हम लोगों को एक एज दे रहा है वर्ल्ड में बाकी बहुत। सो राइटली सेड, बिल्कुल एब्सोल्युटली सर, आई टोटली अग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। मेरे को बस ये बताओ आप पहले तो कि बच्चों में एक क्या क्वालिटी आपको लगता है, इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपने यू सीन सो मेनी चिल्ड्रन, व्हाट आर दोस स्पेशल क्वालिटीज जो कुछ बच्चों को आउटशाइन करने में हेल्प करती है? आर देयर इज देयर समथिंग, मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ देयर आर सम एग्जांपल्स कि इन सब बच्चों में ये चीज़ कॉमन थी तभी दे हैव बीन एबल टू ग्रो अप द लैडर, व्हाट? यस, देखिए हम लोग सब बच्चों को ना, जब पीटीएम होती है ना पेरेंट्स की टीचर के साथ, तो मोस्टली टीचर्स एक बात बोलते हैं कि आपके बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, ये कर सकता है पर पता नहीं क्यों नहीं किया। तो पेरेंट भी आके घर पे बच्चे को ये बोलता है कि बेटे तुम कर सकते हो
पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है। सो ये पता नहीं वाली जो चीज़ है, इसमें मैं आपको थोड़ा भारतीय संस्कृति के साथ कुछ ऐड करके बताने की कोशिश करूँगा। अगर हम बच्चों में सबसे पहली क्वालिटी जिसको हम संस्कार बोलते हैं, अगर वो अच्छे बच्चों के अंदर हम डालें, और वो डालने में मुश्किल नहीं है, आप बचपन से आप बच्चों की ग्रोथ कैसी करते हो उसके साथ वो जुड़ जाते हैं। तो हनुमान चालीसा इज़ वन सच थिंग विच उसके अंदर सब कुछ है। इट्स अ पावर पैक थिंग जो अगर आप बच्चों के कान में, और शुरू में आपको डालनी पड़ेंगी धीरे धीरे उनको, और वो अंदर से शक्ति देती हैं। वो जो करेज है, वो जो स्ट्रेंथ है, जो पोटेंशियल पे आने की हम बातें करते हैं, वो पोटेंशियल पे बच्चे आना शुरू होते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि बच्चों में मुझे ऐसा लगता है कि एक कर्टसी और एक फॉलोअरशिप जो है, जो आजकल की जनरेशन में थोड़ी मिसिंग इसलिए क्योंकि ना पेरेंट्स भी ना हर तरह की बात बच्चों के सामने कर लेते हैं। हमारे पेरेंट्स पहले बच्चों के सामने कभी अपने टीचर की बुराई नहीं करते थे। तो आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं शायद थोड़ा लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब टीचर्स की शायद उतनी वो नहीं, क्योंकि इंडिया में टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जाती जितनी मैं देखता हूँ कई और कंट्रीज़ में, जैसे जर्मनी साइड हम देखते हैं, या जापान में, या कई और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टीचर को सोल्जर से भी ऊपर की पदवी दी जाती है, बिकॉज ही इज़ द फ्यूचर मेकर। सारे स्ट्रीम्स की आप कह लो कि मदरली फील्ड जो है वो टीचिंग है। तो जब हम बच्चों के अंदर संस्कार डाल रहे हैं, बच्चों के साथ हम कर्टसी और फॉलोअरशिप भी उनके अंदर आनी चाहिए, और वो तब आती है जब हम किसी को फॉलो करते हैं। सो वो पेरेंट्स को देख देख कर, अब आप देखो गुरु नानक देव जी जब पहले गुरु बने थे तो उन्होंने अपनी गुरु गद्दी किसको दी थी? उन्होंने अपनी गुरु गद्दी जो उनके सबसे बड़े फॉलोअर थे, भाई लैणा जी जो गुरुद्वारा साहब में लंगर बताते थे, उनको दी थी। तो फॉलोअरशिप बहुत मैटर करती है। अब बच्चों में अगर फॉलोअरशिप आ जाए, मान लो हम कभी क्लास में जाते हैं और जो बच्चे आप देखिए जो टॉपर्स हैं, जो बहुत अच्छा करते हैं एकेडमिकली, और जिनकी मैं अभी बात कर रहा था जो सारी फील्ड्स में अच्छा कर रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे बेसिक क्वालिटी जो मुझे लगती है कि वो फॉलोअर बड़े अच्छे हैं, और वो अपने आप को ना सरेंडर करते हैं अपने टीचर्स के आगे, और वो बच्चे अपने आप उनको, क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। हर माँ बाप दुनिया का और हर टीचर अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उनको अपने से आगे देखना चाहते हैं। तो राय नहीं इस पे। तो फॉलोअरशिप अगर बच्चों में हम इंड्यूस करें, और एक्शन से होनी चाहिए, ठीक है। सरस्वती माता जी विद्या का सिंबल हैं, पार्वती जी एक्शन का सिंबल हैं। तो इन चीज़ों से हम बच्चों को कनेक्ट करें, और बच्चे जब एक्शन लेते हैं, इस तरह के कर्टियस हो जाते हैं, सरेंडर करते हैं, फिर उनको सिखाना कुछ भी मुश्किल नहीं। और फिर आप देखते हैं वो अपने आप ही सीखते हैं। फिर वो आप जाते जाते भी उनको कुछ बोल देंगे ना, they'll do it. So well said, sir. So well said. मैं खुद भी फील करती हूँ जब मेरे बच्चे जैसे कुछ अचीव करते हैं ना, छोटा सा भी चीज, ओ आई हैव डन दिस, ओ आई एम गोइंग टू दिस स्कूल, पूछेगा विच स्कूल, आई एम स्टार्टिंग इन दिस स्कूल। मैं उनको बड़ा समझाती हूँ कि आपने जैसे एग्जांपल दिया हनुमान चालीसा, हनुमान जी का एग्जांपल देती हूँ। मैं कहा हनुमान जी जो छोटे होते हैं उन्होंने सूरज लिया, इतने बड़े स्कॉलर थे वो, मतलब उनसे बड़ा कोई स्कॉलर नहीं है। जब उनसे पूछा जाता था, जब सीता माता के पास गए, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो कहा था रामदूत अतुलित बलधामा। सी तो अपने जो आप जहाँ पे हो, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चे वो फॉलोअरशिप रखें, वो उनको मतलब रखें कि हाँ हम एक हम्बलनेस रखें, एक वैल्यू जो रखें, मुझे लगता है कि अपनी अचीवमेंट्स में बूस्ट ना करें तो सो वेल सेड। बिल्कुल मैम, देखिए टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट मिल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग विनिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अगर एक टीचर बच्चे के मन में उसके पेरेंट के लिए रिस्पेक्ट भरता है, और एक पेरेंट अपने बच्चे के मन में उसके टीचर के लिए रिस्पेक्ट करता है, तो वो बच्चा आगे बढ़ने से रुक नहीं सकता। वो कहीं से भी निकल के आगे आ जाएगा। उसकी लर्निंग एबिलिटीज कुछ भी हों, वो मेहनत करके आगे आ ही जाएगा। सो राइट सर। वैल्यूज जो हैं वो सबसे हमारी कल्चर की ब्यूटी ही आई फील इसीलिए है कि अगर आप देखोगे, हनुमान जी को देखोगे, आप कहीं भी देखोगे, तो हमारी हम लोग गुरु को रखते हैं भगवान जी से भी आगे। तो हमारी कल्चर में ये ब्यूटी है। फिर हम पेरेंट्स जब अगर इस तरह से करें तो नेचुरली, अगर हम इंस्टीट्यूट के बारे में या स्कूल के बारे में ओपनली बच्चों को क्रिटिसाइज करें, तो उनको एक खुला वो मिल जाती है, उनको एक डोर ओपन मिल जाता है कि हाँ तो वो भी बुराई है, मेरी गलती नहीं है। दिस इज वेरी राइट। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल्स दिए हैं। यही है, हमें बच्चों के सामने, और पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। व्हेन अ चाइल्ड इज गोइंग टू सम लर्निंग इंस्टीट्यूट, हमें उसके लिए बहुत पॉजिटिव, चाहे एक स्कूल है, स्कूल के लिए भी मैंने देखा है कई पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने स्कूल की नेगेटिविटीज़ बात करते हैं।
मैं अपने बच्चों के साथ, देखो आप किसी भी सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, हर सिस्टम लर्निंग स्टेज पे रहता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो किसी में अगर कोई चीज़ की कमी है तो हमें उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, रादर उसके सोल्यूशंस के बारे में बात करनी चाहिए। सो जो हमारे इंडियन कल्चर में, या इंडियन कल्चर में नहीं कहूँगा कि आजकल, मतलब आप देखो विराट कोहली 2-3 साल तक अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए कितना कितना हमने क्रिटिसिज्म देखा। अभी रिसेंटली रियान पराग जिम्बाब्वे के टूर पे उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके लिए भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो एक चैंपियन खिलाड़ी बन जाए, लेकिन लोग क्रिटिसिज्म के लिए मतलब इतना नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम सोचने लग जाते हैं कि शायद ये एंड है, और बहुत जल्दी जजमेंट्स करते हैं हम लोगों के ऊपर। एज अ मदर मुझे लगता है कि क्या हमारे बच्चों पे नहीं इतना स्ट्रेस और टेंशन है और इतना प्रेशर डला होता है। स्पेशली मुझे लगता है कि आजकल जो हो गया, इतना एक्सपोजर मिल रहा है, बच्चे ही बच्चों को आपस में इतना वो डालते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी शैमिंग, मतलब एक बुली करते रहते हैं एक दूसरे को, टैग लाइन्स दे देते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में भी क्या ऐसा है, आपने देखा है? अगर देखा है तो आप कैसे फेस करते हो उसको? क्या आप उसको, हाउ डू यू ट्राई टू ओवरकम दिस? ये क्रिटिसिज्म is of two types. Sometimes it is good and sometimes it is not good. तो जो criticism हम इंडिया में देखते हैं उसमें नॉट गुड वाला थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा रहता है, बिकॉज अगर कोई बंदा थोड़ी देर के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसमें कोई लुक्स में कोई कमी है, चाहे वो वैसे दुनिया भर की सभी चीज़ें अच्छी परफॉर्म कर रहा है, तो लोगों का ध्यान उसकी कमी में जाता है। बिकॉज ऐसा एक सिंड्रोम है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम करके एक सिंड्रोम है, जिसमें आपका ध्यान हमेशा उस चीज़ पे जाएगा जो मिसिंग है। तो हमारी क्लासेस में जब मैंने ऐसे 1-2 केसेस देखे हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट गाय, टेलिंग द इम्पोर्टेंस एंड टेलिंग दैट अबाउट दैट इंडिविजुअलिटी ऑफ दैट चाइल्ड कि आप बिल्कुल यूनिक हैं। ठीक है, आप अगर इसके एग्जाम्पल्स देखना चाहते हो तो दुनिया में भरे पड़े हैं इसके एग्जाम्पल्स। कोई शॉर्ट हाइटेड है तो आप देखिए शॉर्ट हाइटेड कितने ही लोग हैं, अनगिनत, शायद मैं यहाँ पे नाम नहीं इतने बता पाऊंगा। सचिन तेंदुलकर हैं, ब्रायन लारा हैं, जो मेरे ख्याल से दुनिया भर के सभी लंबे लंबे बॉलर्स को उन्होंने छक्के मारे। उसके बाद अगर आप किसी की फैटी बॉडी को देखना चाहते हैं तो इट्स ऑल कॉन्फिडेंस। अभी करंट डेज में अंबानी फैमिली में शादी हो रही है, तो कौन नहीं जानता अनंत को भी। अब तो देखिए कॉन्फिडेंस है, वो जितना आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे उतने आप सुंदर दिखते हैं। कोई लोग थोड़े एक्स्ट्रा ब्राइट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कपड़े भी पहनते हैं, जैसे हम रणवीर सिंह को देखते हैं, कितना कॉन्फिडेंट है वो बंदा, वो कुछ भी पहन लेता है, उस पर अच्छा लगता है, बिकॉज द कॉन्फिडेंस दैट ही कैरीज दैट स्पीक्स द स्टोरी। सो हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करते हैं और उनको उनकी इंडिविजुअलिटी के ऊपर हम प्रेरित करते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने क्लास में 1-2 बार बच्चों से एक छोटा सा इंसिडेंट भी शेयर किया था। एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर लाइक इट वाज अ टॉल बिल्डिंग हैविंग अराउंड 18-20 फ्लोर्स। तो 11th फ्लोर पे एक बंदा खड़ा है और एक बंदा 4th फ्लोर पे खड़ा है, आपस में कोई कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे थे, तो ज़्यादा बात समझ नहीं आ रही थी, तो आपस में क्वेरल हो गया, झगड़ा हो गया। तो दोनों अंदर गए, एक बंदा जो इंसान ऊपर खड़ा था वो अंदर से पिस्टल निकाल लाया, और जो नीचे खड़ा था वो ऐसे ही कोई एक इंस्ट्रूमेंट अपने अंदर से निकाल लाया, और जो नीचे खड़ा था उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ऊपर आवाज दी कि फेंक पिस्तौल, नहीं तो तेरे मार चला के डंडा मारूंगा। उसने पिस्तौल फेंक दी। सो इट वाज ऑल कॉन्फिडेंस। नहीं तो पिस्तौल हो किसी के हाथ में, पिस्टल हो, तो आप देखिए सब कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट। तो हमें अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाना है। बड़ी प्यारी बात करी आपने कि एक्चुअली अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है, मैं कई बार अपने बच्चों को कहती हूँ, इफ समबडी इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन दैट मीन्स यू आर अहेड ऑफ इट। यस। तो don't react to it, you know. You are trending. Yes, yeah, that is absolutely bang on. That means you are trending. But trending say, I'll like to switch over to education field, and I feel it's very rewarding. I agree with it. But at the same time, I seriously feel it's very challenging. Matlab, there are good days, there are bad days, and at times, you know, you don't get that kind of a reward to the amount of effort that you put in. वो two-way process होता है ना। आप कैसे खुद को motivated रखते हो during those low days to give your best?
हाँ, कई बार मैं चाहता भी होता हूँ कि ऐसा कोई सवाल मेरे से कोई पूछे, आपने पूछ लिया आज। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल यही कहूँगा कि मैं जब टीचिंग में आया था, सो टीचिंग में मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं इसमें बहुत सारा पैसा कमा सकूँ, बिकॉज अगर पैसा कमाना हो तो बहुत सारी और फील्ड्स हैं। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है एंड आई वॉज गुड इन माई सब्जेक्ट्स, तो आई वॉज वर्किंग इन गुड़गांव। तो लेकिन द थिंग इज़ कि टीचिंग में आना, पहले आपकी एक सोच होनी चाहिए कि एक्चुअल में, जैसे एक डॉक्टर एक सोच के साथ मैदान में उतरता है कि उसको सारी उम्र पेशेंट्स को सर्व करना है। मनी इज़ बाय प्रोडक्ट। मैं जब एजुकेशन की इंडस्ट्री में आया था, इसलिए आया था क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। मुझे वो पल अच्छे लगते थे जब किसी बच्चे को कोई पढ़ाया हुआ क्वेश्चन उसके पेपर में आता था और वो आके बोलता था, सर आपने ये कराया था ना, मेरे को मतलब बड़ा अच्छा लगा कि यही, और मेरे नंबर बहुत आने वाले हैं। तो मुझे अच्छा लगता था एक बच्चे में वो छोटा सा जो कॉन्फिडेंस का जो फ्लावर ब्लॉसम करता था। सो मेरे को छोटी एज से ये चीज़ें अच्छी लगनी। व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10 आई टॉट 2 स्टूडेंट्स इन दैट एट दोज टाइम्स। तो मैंने उस दिन के बाद इसको बहुत पार्ट टाइम रन करना शुरू किया, लेकिन आफ्टर सर्विंग फॉर 2-3 years ऑफ माई जॉब इन गुड़गांव, आई थॉट कि अपने पैशन को मैं इसको प्रोफेशन बनाऊं। और मुझे कुछ किताबों में भी पढ़ा था मैंने कि अगर आप वही चीज़ करें जो आपको अच्छी लगती है तो आप उसमें ज़्यादा लंबा चल सकते हैं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते आई वॉज नॉट दैट गुड इन टीचिंग अर्लियर, क्योंकि मैंने कभी बड़े ग्रुप्स में या बड़े क्लासरूम्स में नहीं पढ़ाया था। 2-2, 4-4, 5-5 बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन जब जैसे ग्रुप्स में गया तो ग्रुप्स में कुछ गलतियां भी की मैंने कि शुरू में शायद मैं उतने अच्छे से बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी शायद कैटर नहीं कर पाता था, लेकिन ग्रेजुअली आई लर्नड। एंड उसके बाद जब रिजल्ट्स आने लगे, बच्चों के वो भाव मुझे दिखने लगे कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं कि हमारा छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन, शायद मेरी जगह कोई और भी पढ़ा सकता था उनको, अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई और उनको पढ़ा देता, लेकिन मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। फिर विद्या जो है ये सरस्वती माता जी के साथ कनेक्टेड है, तो हमारे घर में इन चीज़ों को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। तो सरस्वती जी, उसके बाद कहते हैं कि सरस्वती अगर आप किसी को दे रहे हैं तो लक्ष्मी जी उसके साथ ही हैं। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी इस फील्ड के अंदर, और फिर मैंने इसको मतलब दिल से रन करना शुरू किया और बहुत एथिकली बच्चों को पढ़ाया। काफ़ी साल हो चुके हैं मुझे, ऑलमोस्ट 17 years हो चुके हैं बच्चों को पढ़ाते हुए। तो मुझे बहुत मज़ा आता है, अब मेरे को टाइम का पता नहीं लगता। और ज़्यादा बूम उन दिनों में आया था जब लॉकडाउन था और हम ऑनलाइन हो गए, और मोटिवेशन लेवल जब कोविड आया था तो काफ़ी गिर गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करेंगे। लेकिन कुछ एक हफ्ते के अंदर हमने, जब ऑनलाइन एजुकेशन में जब हम सामने आए कैमरा पे, तो हम माता पिता भी हमें साथ में पढ़ाते हुए देख रहे थे। सो मेरे को बहुत मज़ा आने लगा जब पेरेंट्स का एक कॉल आता था कि सर आप ये डेमो क्लास में ऐसा पढ़ाते हैं या आप एक्चुअल में ऐसा पढ़ाते हैं। सो मुझे ये बड़े अच्छे शब्द लगते थे और मुझे लगता था कि इन चीज़ों ने ज़्यादा फ्यूल अप कर दिया मुझे, और मुझे लगता था कि मेरा शायद रोल टीचिंग में बहुत अच्छा जाने वाला है। सो आई kept on diving into the sea, and today I feel really proud that I am contributing to this Indian teaching system। और बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी हमारे को भगवान ने जो एफर्ट करने के लिए, जो हमारे रोल प्ले करने के लिए हमें भेजा है, मेरे को आज बहुत अच्छा फील होता है कि कुछ बच्चे आज जब अब तो इतने सालों में बहुत सारे बच्चों को मैं किसी को DSP रैंक पे देख चुका हूँ, कोई नेवी में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर गया, और उसके बाद कई लोग इंजीनियर्स बन गए, डॉक्टर्स बन गए, बहुत सारे अच्छी फील्ड में। एक दिन मुझे याद है हमारे घर में पाठ हो रहा था और 6 बच्चों का मुझे वीडियो कॉल आया, एंड दे ऑल वर ग्रुप टुगेदर। और मेरे उस टाइम सिर पे रुमाल बांधा हुआ था, हम हवन में बैठे थे। तो जब वो कॉल आया तो मैंने सब बच्चों को रिकग्नाइज़ किया, और वो सारे 6 के 6 डिफरेंट कंट्रीज़ में बैठ के वो मुझे वीडियो कॉल पे मुझसे बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा। और ये आज पढ़ाते हुए या उस दिन पढ़ाते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा शायद कभी होगा, लेकिन रिवॉर्ड्स अपने आप भगवान की तरफ से मिलते हैं जब आप दिल से काम करते हैं। सो मैंने बहुत एथिकली टीचिंग की है, और मैं आगे भी, हमारे लिए यही फ्यूल है। बच्चे जब हमारे पास आते हैं, टीचर्स डे पे आते हैं, बर्थडे पे विश भेजते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, वही हमारा फ्यूल है, और दैट कीप्स मी मोटिवेटिंग, एंड आई कीप वर्किंग हार्ड एंड इवन हार्डर डे बाय डे। I'm feeling so glad कि somebody has the same viewpoint as I have कि monetary basis तो we should not even think about it। जो reward एक relationship human level पे जो हमें मिलता है ना, जब when you impart education, I think that is something जिसका कोई substitute ही नहीं है दुनिया में। yes, बिल्कुल, है ना? yes। तो बहुत अच्छा लगता है वो
कि अमेजिंगली कि चलो हमने क्या कहते हैं ना, एक ड्रॉप, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल। और अच्छा किसी के लिए करेगा, कोई याद करेगा तो अच्छे तरीके से करेगा, है ना, बिल्कुल, वो अच्छा लगता है सर. इट वाज रियली रियली इनलाइटनिंग, बट मैं आई वांट नाउ कि लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो सबसे मेजर बर्निंग टॉपिक है आजकल, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज एन एकेडमिशियन, एज अ ट्रेनर. आजकल बच्चों में स्ट्रेस और एंजाइटी वो तो है ही है, बट उस स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो है ना एकेडमिकली एक्सेल करने के लिए एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में है, वो विसल बजती जा रही है और उसकी वजह से मेंटली दे हैव बिकम, एट टाइम्स दे बिकम सो प्रेशराइज. आप सर्वे ही देख लो, 13,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड कर रहे हैं. मतलब वेयर आर वी गोइंग एंड हाउ शुड वी टैकल दिस? हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बच्चे की कोई बिहेवियरल चेंज है या उनमें कोई स्ट्रेस आ रहा है? कैसे हम लोग फाइंड आउट करें एटलीस्ट, बिकॉज लास्ट एज अ मदर और एज अ टीचर वी होप इज कि हमारे बच्चे मेंटली वो साउंड रहें और हैप्पी रहें, इस प्रेशर को लेकर वो उस चीज़ पे ऑफ बीट ना जाए. तो हाउ डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए? ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं अब मेरा ओपिनियन जो मैं समझ पाया हूँ बच्चों की इस दुनिया को, या जब मैं चाइल्डहुड में था, कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम माँ बाप जाने या अनजाने में उनको सिर्फ जीतने के लिए ट्रेन करते हैं, और जब हम बच्चों में सिर्फ जीत की ही कमांड, विनिंग की कमांड भरते जाएंगे और उनको जब जीत नहीं मिलती, सो दे गेट डिप्रेस्ड, तो तब उनको ये स्ट्रेस और प्रेशर जैसे वर्ड्स फील होते हैं. तो बच्चों को, मुझे याद है एक दिन मैं स्कूल से अपनी बेटी को लेके आ रहा था एंड शी केम आउट एंड शी वाज लाइक वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी अनहैप्पी. शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी दैट वे, द वे शी वाज टॉकिंग अर्लियर. मतलब जैसे मुझे बड़ा चेंज फील हुआ. मैंने उससे पूछा क्या हुआ बेटे, तो उसने बोला कि पापा आज रेस में पहली बार मेरा मेडल नहीं आया और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. तो मैंने अपनी बेटी को, शी वॉज इन ग्रेड 2 दैट टाइम, मैंने उस दिन सोचा कि शायद हमारी ही गलती है, हमने हमेशा जीत के लिए इनको पंप अप किया. तो मैंने उस दिन से अपनी बच्चियों को ये सिखाना शुरू किया कि रिजेक्शन भी लाइफ में आती हैं और ये हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं. तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा इवन आफ्टर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज सी लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. अगर एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयार होके भी जाता है तो आपको नहीं पता कि सामने क्वेश्चन कैसा आने वाला है. हो सकता है उस दिन वो क्वेश्चन जो आया है वो उतना पार्ट, या वो एक ऐसा क्वेश्चन था जो शायद सिर्फ वही आपका रह गया था और किसी बच्चे ने सिर्फ वही अच्छे से किया हुआ था. देयर माइट बी सम अदर सर्कमस्टांस, सो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल. सो उसमें इसी को तो हम बोलते हैं कि दुनिया में भगवान भी है कि जो कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को. नहीं तो सब कुछ ही इंसान के कंट्रोल में आ गया या हमारे बच्चों के हमारे कंट्रोल में आ गया तो हम तो भगवान बन जाएंगे. सो बच्चों को हमें रिजेक्शन भी सिखाना है. अगर कोई लड़का किसी लड़की को जाके प्रपोज करता है और वो लड़की उसको कह दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो बच्चे को रिजेक्शन उसको होल्ड ऑन करना आना चाहिए. ये नहीं कि उसकी दुनिया ख़त्म हो गई वहाँ पे. सो रिजेक्शन इज़ वन थिंग विच वी शुड ट्रेन आवर किड्स. और इसमें पेरेंट्स की मुझे लगता है ज़्यादा ड्यूटी है. टीचर्स भी क्लास में कोशिश करते हैं और उसके लिए एक थोड़ा ये भी मैं कहूँगा कि जो पीयर प्रेशर है अव्वल आने का, नंबर्स का, मार्क्स का, इसके ऊपर थोड़ी बातचीत कम होनी चाहिए. मेरे पास कोई पेरेंट एडमिशन कराने आता है, कई आते हैं, कई तो ऐसे कट्टर पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं सर इसके ना 79 आते हैं 80 में से, इसको 80 दिलाने हैं. मैं मन में सोच रहा होता हूँ 79 आते हैं 80 में से, 80 दिलाने हैं, मतलब आप क्या उसकी जान ले लोगे क्या? 79 मतलब इज़ ऑलरेडी पार एक्सीलेंट. तो आप और क्या उसके अंदर से निकालना चाहते हो? और अगर आपका बच्चा 2 एक्स्ट्रा चीज़ें साथ में कर ले, मैं तो कहता हूँ 75 लेके 4 स्किल्स उसको सिखाओ, लाइफ स्किल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो और इवन मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ, आप IIT कर लो, आप IAS कर लो, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ, लेकिन एंड क्या है? व्हाट इज़ द एंड? यू नीड टू बी हैप्पी. और अगर हम अपने बच्चों को खुश रहना सिखा सकें, ये एक मिसिंग चीज़ है. जो हम बच्चे जब कभी टेस्ट में मार्क्स कम लाते हैं ना, तो वो क्यों हमारे से छुपाते हैं? क्यों माँ बाप से वो टेस्ट का पेपर छुपाते हैं? पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचते. पेरेंट्स ये कहते हैं कि तूने मेरे को उस दिन पेपर नहीं दिखाया जिस दिन तेरे नंबर कम थे, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे पेरेंट्स ने दुखी होना है इस बात पे, तो हमारे को डांट पड़ेगी, हमारे को गालियाँ पड़ेंगी.
तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके बच्चे के कभी नंबर कम आते हैं या वो कभी किसी रेस में पीछे रह जाता है या कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, सो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. आपने उस दिन उसके कंधे पे हाथ रखना है, उस दिन उसको आइसक्रीम खिलाने लेके जाना है, उस दिन उसको पार्टी कराओ, तो फिर देखना वो बच्चे को अच्छी तरह महसूस हो जाएगा कि ये मेरी माँ है और ये मेरे साथ है. और अगर ये मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा टीचर मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता उस बच्चे को कोई भी लाइफ में ऐसा कभी इंसिडेंट ऐसा कोई सीन देखना पड़े कि वो डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर कम भी कर दूंगा फिर भी मेरे माँ बाप इस बात को समझते हैं. सो हमें इन चीज़ों पे वर्क करना ज़रूरी है. और ये फिर मैं कहूँगा टीम वर्क है, पेरेंट्स का, बच्चे का और टीचर का मिलके. इवन की रिलेटिव्स को भी जो ताक झांक अगर करते हैं फैमिलीज़ में, तो सिर्फ इनकरेजमेंट, बच्चों के लिए सिर्फ इनकरेजमेंट रहनी चाहिए. बच्चों को हमेशा आप इनकरेज करें कि कोई बात नहीं, आज अच्छा नहीं हुआ, दैट वाज जस्ट एन इवेंट, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. कोई एक किसी को वो एक बार आज से कुछ साल पहले ना एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि बिल गेट्स ने पता नहीं किसी अच्छे मतलब बहुत अमीर आदमी का वो मैसेज था के नाम से वो मीम बना था. कहते कि एक क्वेश्चन पेपर मेरी लाइफ को रोक नहीं सकता अगर मैं उसमें, तो मतलब उस चीज़ पे उसमें बात बिल्कुल सही थी. सो हमें अगर कभी बच्चा नीचे गिरता है, देखो गालियां देने के लिए सारी दुनिया पड़ी है. बिल्कुल. माँ बाप का, टीचर्स का फर्ज ये है कि जब वो नीचे है तब उसके कंधे पे हाथ रखो, तब उसको उसकी फेवरेट डिश बना के घर पे खिलाओ. कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हुआ, दैट इज नॉट द एंड, बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड विल डू इट टुगेदर अगेन. एब्सोल्युटली राइट. कितनी एक्चुअल में हम ये चीज़ हम करते हैं, जब बच्चा डिजेक्टेड होता है तो वही क्वेश्चंस करते हैं और Yes. उसी चीज़ से वो डरता है. और आप अगर हमेशा पैम्पर करेंगे बच्चे को और हमेशा उसको सिर्फ जीत के लिए ट्रेन करेंगे, तो फिर जिस दिन वो हारेगा तो उसका ईगो इशू स्टैंड हो जाएगा और वो मे बी गलत स्टेप्स उठाता है. और बच्चों को उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस और उनको सिखाना चाहिए कि ही इज़ नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. उसके साथ उसके कुछ रोल्स हैं सोसाइटी में, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उसके माँ बाप जुड़े हैं, वो जहाँ पे रह के आया उसका फ्रेंड सर्कल, बहुत सारे लोग उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए. कोशिश तो हमारी पूरी रहती है, क्योंकि जैसे मैं इवन माई किड्स यू नो व्हेन एवर वो लग जाता है ना पता कि थोड़ा सा सोच ज़्यादा रहा है रिजल्ट्स के बाद, और मैं कहती होती हूँ कि बेटा ये जो सोच चल रही है ना, स्ट्रेस चल रहा है, ये एक ऐसे है जैसे कि आप एक रॉकिंग चेयर पे बैठे हो, कुछ कर तो रहे हो बट कहीं जा नहीं रहे हो इससे, तो इससे बेटर है कि थोड़े एफर्ट्स लगा लो और इससे उठ जाओ, मतलब जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर. मैं हमेशा उसको बोलती हूँ. तो हमारा एक कोड वर्ड बना हुआ आपस में, मेरा और मेरे बच्चों का. जब भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं बोलती हूँ रॉकिंग चेयर गेट अप, रॉकिंग चेयर गेट अप, यू नो स्टडी. हाँ, डोंट थिंक अबाउट इट, स्टडी. तो हमारा रॉकिंग चेयर इज वन थिंग व्हिच आई वी ऑलवेज, दिस इज समथिंग I learned from you, so we should practice these things rather than only training them for one unidirectional. हमें नहीं बनाना चाहिए बच्चों को. Absolutely right. I feel कि today we gone into in depth about learning कि education जो है वो सिर्फ क्रैमिंग नहीं है फैक्ट्स और फिगर्स की, वो एक जो हम अगर एक सही एजुकेशन में जाएं और सही फील्ड में सही तरीके से जाएं तो इट्स एक्चुअली अबाउट नर्चरिंग दीज माइंड्स, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाना और एक लर्निंग को फन बनाना, जो मैंने आपसे सीखा है आज इतना अच्छा लगा है. एंड आई एम श्योर सारे पेरेंट्स को ये रियलाइज हुआ होगा कि जो कुछ पॉइंट्स से, एग्जाम्पल्स से और हमने बहुत स्पेसिफिकली जो डिस्कस किया है कि पढ़ाई को इतना बर्डन मत बनाओ, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करें और अपने बच्चों में जो बुलिंग वगैरह का वो जो फैक्ट है वो वी शुड इंस्टिल कॉन्फिडेंस. हम आफ्टर ऑल एक टीम है, टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, वी आर अ टीम. सो आई रिक्वेस्ट माई टीम एज पेरेंट्स who are sitting here और जो मेरी टीम के पार्टनर टीममेट्स हैं बच्चे, प्लीज डू नोट डाउन एंड डू गिव अस द कमेंट्स कि what do you think were the learnings today that our discussion has brought to you. और रादर आप इनको मैं एक एक्टिविटी देना चाहूँगा. आज जो भी चीज़ें आपने यहाँ पर सुनी हैं उसमें से जो आप आज से करने वाले हैं, जो अपने अंदर चेंज लाने वाले हैं, उसको भी लिखिए, और जो आप आज से छोड़ने वाले हैं, यू विल नॉट डू इट, उसको भी आप लिखिए. लिखने से 50% आज ही दिमाग में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बाकी जब आप करेंगे तो हो ही जाएंगी. Absolutely. So चलो फिर मैं भी अपना पेपर और पेन ले लेती हूँ and let me also start writing the do's and the don'ts for me. Thank you so much, Sachin sir. It was wonderful talking to you. I really learned a lot. Thank you so much, ma'am. I am feeling very blessed to sit on this chair with you, and I am really feeling proud also कि मैं इस भारत का, इस देश का एक अध्यापक हूँ जो
इस देश के बच्चों को एक सही दिशा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।